लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह भी चल रहा है। आज मंत्री चुने जा रहे हैं, एनडीए सरकार का गठन हो रहा है और चर्चा में लगातार हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, भास्कर घोष जी बीजेपी नेता, राजा चौधरी जी जेडीयू नेता और अनुज अत्रे जी कांग्रेस नेता हैं। वहीं अनवर हुसैन आरजेडी नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी यहां पर मंत्री पद की शपथ ली। आरा सीट से बीजेपी के 5वीं बार वो विधायक बने हैं। राहुल लाल जी, रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र प्रताप सिंह, अगर अमरेंद्र प्रताप सिंह की बात करें तो मजदूरों के हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और मजदूर आंदोलन में रहे हैं और इनके जो बड़े भाई रहे हैं वो वित्त मंत्री रहे हैं, झारखंड में वित्त मंत्री का भी कामकाज कर चुके हैं। तो एक तरह से यूनियन लीडर के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं कि जमीन से उठे हुए एक यूनियन लीडर रहे हैं। उसको भी एक बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल में जगह यहाँ पे दिया गया है। हालांकि अभी तक जो नाम है वो नामों का चयन एक तरह से काफ़ी सावधानी के साथ ही किया गया दिख रहा है हम लोगों को। और जो अनुमानित नाम थे लगातार, यानी कि कल से जो मीडिया डोमेन में जो नाम चर्चा में थे वही नाम एक तरह से शपथ ग्रहण में शामिल हैं। जो लगातार सहारा समय पे हम लोग जो देख रहे थे, जो नामों का जो कयास लगाया जा रहा था, तो नामों की लिस्ट बिल्कुल उसी रूप में चल रही है। अनवर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो वादे सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से किए गए 19 लाख रोजगार की बातें हो या बिहार को आईटी हब बनाने की बात हो, कितना बड़ा चुनौती आप मानते हैं सरकार के लिए इसे? देखिए, सरकार को चलाने में और सरकार की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा हाथ चीफ मिनिस्टर का होता है, मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री कितने स्ट्रांग होंगे और या होने जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा पूरे प्रदेश को हो रहा है। ये पहली बार बिहार की हिस्ट्री में हो रहा है कि हम मुख्यमंत्री के चेयर पर एक कैप्टिव चीफ मिनिस्टर देखने जा रहे हैं। नीतीश कुमार हैज बीन कंप्लीटली केज्ड बाय बीजेपी and we cannot सर पहले बात पूरी होने दीजिए। गवर्नमेंट which will deliver. There will be a lot of infighting. हाँ, मैं आ गया इंग्लिश पे। मैं ये कह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट बहुत होगा, अंदरूनी खींच तनाव होगा। साफ तौर पे देखा जा रहा, महसूस किया जा रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार जी को एक स्कैनर और कंट्रोलर के अंडर में लाया जा रहा है। उनके ऊपर वैसे लोग लगाए जा रहे हैं जो उनके पॉलिटिक्स को, उनके डायरेक्शन को, उनके विजन को कंप्लीट कंट्रोल कर सके। अब देखना यह है कि हमारे नीतीश कुमार जी बहुत ही सीनियर सीजन पॉलिटिकल पर्सन हैं। वो कुर्सी के लोभन से कब बाहर आते हैं और कब उनका आत्म संस्कार, वो जो सम्मान है, वो जागता है। आप कह रहे हैं अंदरूनी खींचतान बहुत होगा, लेकिन अनवर जी, हमने वो तस्वीरें भी देखी, हमने वो बयान भी सुना जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप मुझे मत बनाइए मुख्यमंत्री, आप बीजेपी कोटे से किसी को बना दीजिए। बावजूद इसके बीजेपी ने तो बड़ा दिल दिखाया और अपनी सहमति से, अपनी खुशी से उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया। फिर क्यों आपको लगता है कि ऐसी स्थितियां बनेंगी? देखिए, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना इस वक्त भाजपा की मजबूरी है। और नीतीश कुमार जी ने भी उस कार्ड को प्ले किया है, लेकिन बहुत कामयाबी के साथ वो प्ले नहीं कर पाए हैं। क्या ऐसी मजबूरी है जिस पर नीतीश कुमार को इतना पीछे दबना पड़ रहा है कि उन पर दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर लादे जा रहे हैं, वो भी ऐसे लोग जो नीतीश कुमार को एक्सपेक्टेड नहीं हो सकते हैं, नीतीश कुमार का जो हम पॉलिटिकल बेंड जो हम जानते हैं उसके लिहाज से। और अभी तक स्पीकर की पोस्ट है वो अटकी हुई है। भाजपा जिस नाम को लाना चाह रही है, स्पीकर के नाम पे बढ़ावा दे रही है, वो यकीनन नीतीश कुमार को मंजूर नहीं होगा। क्या कहेंगे भास्कर जी इस पर? से पहले तो मैं अनवर जी से ये कहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि अंदरूनी ये झमेला होगा, ये होगा, ये कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं है, परिवारवाद की सरकार नहीं चल रही है कि जिसको भी मर्जी उसको भी हम बैठा देते हैं। बहुत भारी चर्चा हुई है 2-3 दिन से, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसीजन ली है। और लेकिन क्या मजबूरी था आपके लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना? देखिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फेस करके ही हमने चुनाव लड़ाए हैं। ये मजबूरी अगर थी तो मजबूरी थी हमारे
हमारी नीतियों की मजबूरी थी। आज भाजपा लेकिन आपको नहीं लगता जब नीतीश कुमार ने खुद कहा कि आप बीजेपी कोटे से कोई मुख्यमंत्री बना लीजिए, बावजूद इसके आप नहीं माने, क्या जनादेश का अपमान नहीं कहेंगे आप इसे? देखिए, नीतीश कुमार जी को सामने रख के हमने चुनाव लड़ी और जनता के आशीर्वाद, जनता की मैंडेट मिली। तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना हमारा जनता के मैंडेट के ही बहुत एसेंशियल पार्ट है। अब वो कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम हमने क्यों बना दिया। अभी आप कह रहे हैं कि बिहार में जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बहुत सुधारने का जरूरत है। जहाँ से हम लोग खत्म किए थे वहीं से हम शुरू करने जाने हैं। तो नीतीश कुमार जी को हमने और भी बलवान बना दिया 2 डिप्टी सीएम लगा करके, ताकि वो ज्यादा से सुशील मोदी ज्यादा को दोबारा से आपने डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? देखिए, क्या उनके चेहरे पर भरोसा नहीं रहा? सुशील मोदी जी ने खुद कहा कि हमें आज 40 साल से संघ और भाजपा ने जितना दिया है, चीजों को जितने दिए हैं वो किसी को नहीं दिए हैं। वो खुद ऐलान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सैनिक, हमारे जितना भी भाजपाई नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप को हम लोग सैनिक मानते हैं। और सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में जाता है तो जो कार्य उनको दिया जाता है वही कार्य हम लोग संपन्न करते हैं। आज सुशील मोदी को भी जो कार्य दिया गया था उन्हें संपन्न किया, और जो कार्य आगे वाले बिहार में नाराजगी के साथ सुशील मोदी की नाराजगी उस ट्वीट से जाहिर। अनवर जी, मैं आऊंगी आपके पास। अनवर जी आपके पास आऊंगी। सर आपके पास कमजोरी नजर आई? आप गलत शब्द यूज कर रहे हैं। हम लोग किसी को किनारे नहीं करते, किसी को भास्कर जी एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या सुशील मोदी नाराज नहीं हुए इस फैसले से? क्योंकि उनकी नाराजगी उस ट्वीट से ही सामने आ गई, जिस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ता पद से तो कोई नहीं हटा सकता। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, उसमें उन्होंने नीचे लास्ट में लाइन लिखी कि कम से कम कार्यकर्ता पद से तो कोई नहीं हटा सकता। इसको कैसे समझा जाए? जी, आप इसके एक पॉजिटिव और सबसे बड़ा डेडिकेशन पार्ट देखिए कि हर भाजपा का नेता अपने आप को कार्यकर्ता पहले मानते हैं, उसके बाद नेता मानते हैं, उसके बाद कोई आधिकारिक मानते हैं, उसके बाद पदाधिकारी मानते हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी भी अपने आप को पहले कार्यकर्ता समझते हैं। तो आप वो कह रहे हैं कि भाजपा यानी राष्ट्र को सेवा और पार्टी को सेवा का अधिकार हर कार्यकर्ता का है। तो वो यही कहें कि पार्टी का सेवा या राष्ट्र का सेवा से मुझे कोई हटा नहीं सकता। ये उनका सबसे बड़ा महान भावना है। जो राहुल लाल जी, जो हम लोग भाजपाई हैं। वाकई बीजेपी जिस तरह की तस्वीर बना रही है वही तस्वीर है या कुछ? देखिए, हमें ये हो सकता है कि सुशील मोदी को केंद्र में कोई जगह दी जाए, भूमिका दी जाए पार्टी में, लेकिन मैं ये केवल कह रहा हूं कि जो वो ट्वीट है, और अगर उस ट्वीट का मीनिंग कुछ भी हम लोग निकालेंगे, एक छोटा बच्चा भी पढ़ेगा तो वो जरूर समझेगा कि उसमें नाराजगी वो स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं कि हमसे सब पद छीना जा सकता है लेकिन कार्यकर्ता का पद नहीं छीना जा सकता है। तो वो उन्होंने एक तरह से ट्वीट में अपने आक्रोश को ही व्यक्त किया है। भले ही यहाँ पे घोष जी उस आक्रोश को एक पॉजिटिविटी के रूप में दिखाने का प्रयास करें, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार के मामले में अब सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर इसको कोई अगर विश्लेषण करते हुए हम लोग अगर इसको दूसरे ढंग से विश्लेषण करेंगे, 2005 से 2020 तक का इरा एक अलग इरा रहा नीतीश जी का। अब ये जो 2020 वाला जो इरा है, ये मैं इसको बार बार बोलूंगा कि ये एक आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर का इरा यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे नीतीश कुमार जी के लिए एक ही केवल शक्ति बची हुई है, और वो शक्ति ये है महाराष्ट्र का घटनाक्रम। यानी बीजेपी एक सीमा से ज्यादा उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में घटनाक्रम देखा है कि अगर आप तालमेल बना के सहयोगियों के साथ नहीं चलेंगे तो घटनाक्रम उल्टा भी हो जाता है। तो इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार की जरूरत भी है। अगर इस गठबंधन में, जैसा इन्होंने कहा कि चेहरा बना के चलें, सत्य बात है कि वो चुनाव प्रचार के दरमियान में चेहरा नीतीश कुमार ही थे, जो महाराष्ट्र में नहीं थे। राहुल जी, एक बात मैं टोकता हूं एक सेकंड। महाराष्ट्र में हमारा चेहरा था देवेंद्र फडणवीस, और उसी के आधार पे हमने बोला कि हमारा सीएम होना चाहिए। देखिए, हम नीतियों पे काम करते हैं, हम रणनीति पे, हमारा रणनीति नीति के आधार पे होता है। लेकिन फडणवीस जी के बारे में तो अब उन दोनों के बीच में क्या बात? राहुल जी, ये शिवसेना थी, वो शिवसेना जो थी वो अपने आप को चुनाव के बाद बदल लिया है। अगर वो हमारे उनका राहुल जी ये बताइए, आज भी मैं कह रहा हूँ। हाँ राहुल जी ये बताइए, हालांकि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम का पद नहीं मिलेगा, बार बार इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसके पीछे क्या वजह ये भी मानी जा रही है कि
अक्सर हमने देखा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ वो ज्यादा बयान नहीं देते हैं। अगर इससे पहले कुछ बड़े मुद्दों की बात करें जो देश में सामने आए, उसमें भी वो नीतीश कुमार के साइड ही ज्यादा रहे बजाय बीजेपी के। और आपका जो प्रश्न है ना, एक सेकंड जरा सा आप पूरा कर लीजिएगा। देखिए, ये जो मामला है ये क्यों मीडिया डोमेन में बार बार हम लोग उठा रहे हैं कि सुशील मोदी के कद का कम होने का मतलब ही है, हालांकि ठीक है कि सुशील मोदी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन जैसे उनके कद को आप खत्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो नीतीश कुमार के अगल बगल का जो पूरा क्षेत्र था, यानी कि जिस माध्यम से वो लंबे समय तक काम कर रहे थे, बीजेपी के साथ सेतु का काम करते थे सुशील मोदी, तो आप उस पूरे सेतु तंत्र को बदल रहे हैं। तो ये एक तरह से सुशील मोदी का कद घटना नहीं है, बल्कि ये नीतीश कुमार के कार्य क्षेत्र को कम करना, और ये वो शायद होगा। आप अब एक बड़े घटक में आ गए हैं तो ये चीजें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दिखेगी। एक बात को आप समझिए, आप बिहार में एनडीए के नंबर 1 घटक है, इस संख्या बल को आप अस्वीकार करेंगे। अलग इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि सुशील मोदी का कद घटा है, यही सुशील मोदी जी के लिए आज 15 साल में आज बिहार में आज बीजेपी ने आज आपके हिसाब से बड़े भाई या सबसे ज्यादा वोट मैंडेट वाले पार्टी के हिसाब से उभर के आई है। आज सुशील मोदी की अगर बड़ा कोई दायित्व दिया जाए तो उनके लिए ये तो उपहार होगा। आप उनका कद घटाने के बाद कैसे कर रहे हैं? आप सोचे नहीं कि वो आक्रोश क्यों व्यक्त कर रहे हैं? सोच के देखिए, आक्रोश देखिए आप ये मान लीजिए कि बिहार के राजनीति में नहीं है, बिहार के राजनीति में उनकी भूमिका घट रही है, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है कि कल केंद्र में आप देंगे तो अच्छी बात है कि एक नई जगह नई भूमिका बढ़ेगी उनके, लेकिन बिहार में उनकी भूमिका घट रही है। इसका मतलब है कि वहां पे नीतीश के लिए समस्याएं खड़ी होने वाली हैं, जो आने वाले समय में सृष्टि जी हम लोगों को देखेगा। ये दीवार पे लिखी हुई इबारत की तरह वो शब्द है, नया टीम हम जो बना रहे हैं, जिसको कि हर कोई पढ़ सकता है। नया टीम जो बना रहे हैं हम, इसी का पार्ट है कि हम टोटल जो स्ट्रक्चरल जो एक सिस्टम था उसको हमने रिवैम्प कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अनुज जी, क्या बिहार में बीजेपी अब खुद के बल पर खड़ा होना चाहती है? देखिए, ना जाने बीजेपी कहां खड़े होना चाहती है। खुद एक बहुत बड़ी कंफ्यूज पार्टी है कि इनको नहीं मालूम कि अगले पल क्या हो जाए। इनके केंद्र की पार्टी जो है, केंद्र के नेता हैं, वो कुछ और निर्णय ले लेते हैं, राज्य के नेता कुछ और सोच करके बैठे होते हैं। ये बिल्कुल अभी राहुल लाल जी ने कहा, बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से आया है, और सुशील मोदी जी ने निश्चित तौर पर अपना बहुत बड़ा ये जो कटाक्ष किया था अपने ट्वीट के माध्यम से, इससे स्पष्ट था कि इनको हटाया गया है और बिना बताए हटाया गया है। इनसे चर्चा नहीं की, तभी बोला गया है कि मेरे से कोई वो मेरा कार्यकर्ता का पद नहीं छीन सकता। और ये जो सरकार का जो आज गठन हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। नतीजे जिस दिन आ गए थे, जो भी आए, जैसे भी आए, जिस तरीके से भी नतीजे पेश किए गए, लेकिन जो नतीजे पेश किए गए हैं, ये उससे मालूम है और तय है कि एक मजबूर सरकार की एक बुनियाद रखी गई है। और मजबूर सरकार के मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने आज शपथ ली है, और ये कितने दिन मुख्यमंत्री रह पाएंगे ये उनको भी नहीं मालूम, ना ये भास्कर घोष जी को मालूम है, ना बिहार के इनके नेताओं को मालूम है। ये जब तक ऊपर के इनके शीर्ष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अनुकंपा रहेगी, 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, तब तक ये रहेंगे। बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले नहीं हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी का भी इसी प्रकार का ट्वीट आना तय है। भास्कर जी, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि अब मजबूरी थी उनको मुख्यमंत्री बनाना, कि लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मालूम था कि इनकी सीट इस तरह से आ रही है, तभी बार बार चुनाव के समय भी और नतीजों के बाद भी जब इनको बोलना पड़ा कि नतीजे के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनको अपना वो बात रखने के लिए, एक फॉर्मेलिटी निभाने भर के लिए एक मजबूर सरकार और मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में उनको पेश किया है कि अपने आप को बड़ा दिखाने के। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात की गारंटी करेंगे कि 5 साल तक नीतीश कुमार जी को नहीं तंग किया जाएगा या उनको नहीं हटाया जाएगा? ये जान करके उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए 2-2 डिप्टी सीएम दिए गए हैं। सुशील मोदी से इनको खामियाजा इस बात का भुगतना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में क्या ये चर्चाएं चलती थी कि इनकी नीतीश कुमार के साथ साठगांठ अच्छी है। हम कहते हैं कि डिप्टी सीएम की सीएम के साथ साठगांठ होनी चाहिए, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो। अगर सरकार में आपस में खींचतान रहेगी तो सरकार कहां काम कर पाएगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके ये छेड़छाड़ करने के लिए और वो ऐसा माहौल बनाने के लिए नीतीश जी की हाथ जोड़ करके भागे वहां से, तो ये माहौल पैदा किया। और इस माहौल में आप सोचिए कि बिहार की जनता इसमें कहां रहने वाली है, बिहार के विकास की कौन बात करने वाला है। जो ये भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी देने का वायदा किया था वो कहां खड़ा होगा। जो विकास की बात करी है इन्होंने,
वो कितने बेरोजगारी दूर कर पाएंगे इस माहौल में, ये अपनी सरकार बचाने के जुगत में लगे रहेंगे, 3-13 में लगे रहेंगे, या बिहार की जनता के विषय में सोचेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सरकार का आज गठन होने जा रहा है। बिहार की जनता के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण और कोई नहीं हो सकता। जनता का मैंडेट जो एग्जिट पोल में तमाम चैनल्स ने दिखाया, सारा समय ने भी दिखाया, उसके बिल्कुल उलट नतीजे आए हैं। ये नतीजे कैसे उलट गए, क्यों हो गए, और खासतौर से हम अगर एग्जिट पोल को भी हटा दें, लेकिन तो आप पहला जनता मौका का नहीं नतीजा, है जनता का रुझान, चुनावी ये तो सभाओं आप में भी रुझान, मानते हैं ना और कि चुनाव पहला में मौका आज भी नहीं है बिहार जब के जो एग्जिट वोटर पोल के इलेक्शन उलट नतीजे आए हो, ये तो आप भी मानेंगे। सरकार उनकी बनी। हर बार ऐसा नहीं होता कि एग्जिट पोल में जो नतीजे आए वही हो, ये पहला मौका नहीं है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं कि हम एग्जिट पोल को भी अगर दरकिनार कर दें तो बिहार की जनता, बिहार के बेरोजगार युवा, बिहार के हमारे प्रवासी मजदूर हमारे पलायन करके जो वापस आए हैं, और जितने भी हमारे किसान भाई, हमारे गरीब, हमारे तमाम हर वर्ग के लोग परेशान हैं कि जब उन्होंने वोट नहीं दिया इस गठबंधन को, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को, तो ये विजय कैसे हो गए। ये तो उनसे जाके पूछिए कि वो अभी अपने दिल पे हाथ रख करके सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या है, ये कैसे नतीजे उलट हो गए हैं। ये सबकी समझ से परे है कि बटन कहीं दबा है, किसी के विरोध में दबा है, इनके सरकार के विरोध में बटन दबे हैं, लेकिन जीत के फिर यही आए हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि परिणाम ये ऐसा बार बार पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ है, जो हुए हैं, और आज भी ऐसे हुआ है कि जो ये चाहते हैं, जो लिखी जाती है, वही नतीजे आ रहे हैं। लेकिन एनडीए कह रही है हम सुशासन लेकर आए, महिलाओं ने हमें चुना है, जंगल राज से परेशान हो गई थी, महिलाओं ने हमारा साथ दिया है, युवाओं ने हमारा साथ दिया है। लेकिन भारत सरकार तो ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि बिहार में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार और क्राइम हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप उठा के देखिए, भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री कहती है, मोदी जी की सरकार कहती है। तो ये कैसे कह रहे हैं? हर चीज में सरकारी, हम तो रिपोर्ट डेटा के हिसाब से बात करते हैं कि बिहार में बीते 6 वर्षों से, जब से इनकी सरकार डबल इंजन की चली है, मैं तो 15 साल के कार्यकाल की बात नहीं करता हूं, 6 वर्षों में अपराध बढ़ा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपराध जो है में बढ़ा है, तमाम तरह के अपराधों की जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, लूट की, डकैती की, एक गुंडा राज की, कौन सी चीज जो जंगल राज की, ये जो चुनाव लड़े हैं केवल 15 साल पहले के बात को लेकर के चुनाव लड़े हैं, लेकिन आज की बात नहीं करी इन्होंने कि बिहार में जो जंगल राज, जो गुंडा राज चला है इनके सरकार में, वो तो बड़ा है। ठीक है, इस चीज में राहुल लाल जी, मैं आपसे जानूंगी कमी? कि नीतीश कुमार को आगे अपने कार्यकाल में क्या क्या चुनौतियां आने वाली है, लेकिन उससे पहले भास्कर जी, आप कांग्रेस के सवालों का जवाब देंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि मुख्यमंत्री तो बना दिया है, लेकिन कितने दिनों तक? मुझे कांग्रेस के सवाल के जवाब देने के पहले उनसे एक सवाल करना है कि आज सुशील मोदी एक ट्वीट कर दिए, उनके ऊपर आप आलोचना कर रहे हैं। कैसे इन्होंने सिंधिया जी के साथ व्यवहार किया, कैसे इन्होंने सचिन पायलट के साथ भी व्यवहार किया कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के हमारे पास आ गए। तो आज सुशील मोदी तो कोई छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सुशील मोदी हमारे दायरे में रहकर अपना मन की बात व्यक्त कर रहे हैं। आप तो मन की बात व्यक्त करने की भी जगह नहीं देते हैं अनुयात्री जी। आप तो सीधा उनको, तो पहले कह चुके हैं कि उनके पार्टी की कार्यकर्ता खुलकर बोल सकते हैं, भले ही खुलकर बोल पार्टी के खिलाफ ही क्यों ना बोलना हो, उनको इतना खुलकर बोल सकते हैं कि उनके माननीय सिंधिया जी के पास सिंधिया जी जब राहुल गांधी से टाइम मांगते हैं, प्रियंका गांधी से टाइम मांगते हैं, टाइम ही नहीं दिया जाता। इतना खुल के बोलते हैं उन लोग कि उनके टाइम नहीं मिलता है और उसके बाद वो पार्टी छोड़ के चले आते हैं हमारे साथ। ऐसे खुल के बोलते हैं इन लोग। तो ये जो कांग्रेस की बार बार ये जो आरोप लगते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये हमारे प्रवक्ता के हिसाब से काम कर रहे हैं कि कांग्रेस जो करती है वो हमारे ऊपर वो लाद रहे हैं। हमारे पार्टी में आज सुशील मोदी बोलिए, कोई भी आज तक कोई बड़े नेता हमारे पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा करके आज सिंधिया जी ऐसे बात की है, कभी नहीं किए। मोदी जी तो उनका ड्राइवर बनने में अपनी शान समझते थे। नहीं, मोदी ड्राइवर है, इस देश का ड्राइवर है, इस देश का हर नागरिक का ड्राइवर है मोदी जी। हर नागरिक का अडवाणी जी का बताइए ना, देश के तो वो बहुत कुछ हैं, देश के चौकीदार भी बने वो। सर आपके अडवाणी जी का कपिल सिब्बल जी जो अभी तो नहीं बोलते, आपके वरिष्ठ नेता हैं, भी अपनी सब लोगों ने वरिष्ठ नेता है, पद पे हैं, फाइल के आगे मैं भी वो क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। अडवाणी जी आपको पहुंच की बाहर है। आरती जी, आप कपिल सिब्बल जी जो बोले उनके जवाब क्यों नहीं देते? उनकी जवाब क्यों नहीं देते आप? चौकीदार कि कांग्रेस के नसीब हो गया हार मानना। आज तेजस्वी यादव जो आपके ऊपर
आरोप लगा रहे हैं कि आपके राहुल गांधी जी शिमला में पार्टी कर रहे हैं, उनके जवाब आप क्यों नहीं देते? वो जवाब दीजिए जनता के सामने। कांग्रेस का नसीब नहीं है, आप अपने आपके महागठबंधन का सबसे सर्वोच्च नेता माननीय तेजस्वी यादव ने आज आरोप लगा दिया अपनी सरकार जाकर आपके राहुल गांधी जीत रहे हैं, हम तो गेन कर रहे हैं। यही तो आपके महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी, पंजाब में हमारी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, राजस्थान में हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार जीत के आई। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी और आपके लोग छोड़ के आ गए हैं, क्या बोलते रहे? वापस जाएंगे लोग। अमित जी आपको भी, भास्कर जी आपको भी रोकना चाहूंगी। फिर भी जनता के आशीर्वाद हमारे साथ। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हर बार एक नया मौका मिलता है। नीतीश कुमार ये कह रहे थे बातचीत कैबिनेट में आए हैं। निश्चित और बहुत अच्छा लग रहा है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चलना है तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे और हमें बहुत खुशी है कि 15 साल का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक अनुभव है और उनके हाथ के नीचे काम करने का मौका मिला है, तो बेहतर काम करेंगे। अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया, ये कहे कि भाई मैंडेट मेरे पास था, ये डकैती है। नहीं, वो कहीं ना कहीं एक विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार के 12 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। बिहार के 12 करोड़ जनता का जनादेश एनडीए के साथ है और उनको कहीं ना कहीं इसको स्वीकार करना चाहिए। इस जगह पे राजनीति नहीं करना चाहिए क्योंकि 12 करोड़ जनता का आस्था है एनडीए। स्थिर रहेगी सरकार 5 साल क्योंकि मैंडेट है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो सरकार अस्थिर हो जाएगी। कहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, बहुमत से हम लोग आगे हैं और मजबूती से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चलेगा। तो मुकेश साहनी को आप सुन रहे थे, कोई भी बदलाव नहीं होगा। पार्टी का जिस तरह से गठबंधन हुआ है, पार्टी जिस तरह से बनाई गई है वैसे ही चलेगी। राहुल लाल जी आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कितनी चुनौतियां आने वाली हैं? क्या सरकार पर पहले की तरह वो नियंत्रण रख पाएंगे? सहयोगियों के साथ संतुलन बैठाना उनके लिए मुश्किल होगी? मजबूत विपक्ष का उन्हें सामना करना होगा? ये जो पीरियड है ये नीतीश कुमार के लिए बड़ी ही चुनौतीपूर्ण पीरियड है। इसमें 2-3 कारण है। एक तो पहली कारण तो ये है कि बिहार में सारे लोग ये चीज़ मान रहे हैं कि इस समय जो उनका 2005 से 2010 का पीरियड रहा था वो पीरियड बड़ा ही शानदार पीरियड रहा था और जो ये उस पीरियड का रिपीटेशन कहीं ना कहीं जनता चाहती है। जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो भी चाह रहे हैं। दूसरी बात कि अब जो युवा पीढ़ी है वहाँ पे उनको अब विशेष रूप से कोई विशेष मतलब नहीं है 1990 से 2005 के बिहार में क्या हुआ। युवा पीढ़ी का स्पष्ट रूप से एक ही शब्द कहना है उनका कि सड़कें बन गई हैं, बड़ी अच्छी बात है कि पहले 8 घंटा लगती होगी, अब हम लोग 2 ही घंटे में पहुंच जा रहे हैं। लेकिन उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारे पास तो बहुत समय है, हम उस समय को यूज कहाँ करेंगे, जल्दी से पहुंच ही जाएंगे। यानी हमारे रोजगार के मुद्दे को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये तो है जो जनता की तरफ से अपेक्षाएं हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ समस्या यह है कि जो फ्री हैंड थे उनकी संख्या घट चुकी है। संसदीय लोकतंत्र में जब संख्या घटती तो मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके डिसीजन मेकिंग पावर में कमी होगी और वो अभी से दिख भी रही है क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य नहीं है। जब आप 2 डिप्टी सीएम की बात करते हैं तो ठीक है कि घोष साहब एक तर्क दे रहे हैं कि पावर का जो है वो विकेंद्रीकरण है, ये एक अच्छा तत्व हो सकता है इसका। लेकिन जो पूरा का पूरा जो बिहार की राजनीति को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये तर्क जो इस तर्क के आधार पे वो 2 डिप्टी सीएम हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। जो 2 डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं वो दिख रहा है कि उनके ऊपर नियंत्रण बनाने के लिए वो 2 डिप्टी सीएम हो रहे हैं। तो ऐसे में वो सरकार पे कितना नियंत्रण रखेंगे, बीजेपी का उस सरकार में कितनी दखलंदाजी होगी, तो इन सब चीजों से क्या वो डिलीवरी सिस्टम उनका उतना मजबूत रहेगा, सरकार बिल्कुल समन्वित होकर चल पाएगी। क्योंकि जिस तरह से सुशील मोदी के साथ उनका बेहद शानदार तालमेल था, जहां पे कि सीएम और डिप्टी सीएम बिल्कुल मिल जाते थे, आपस में पता नहीं चलता था कि एक बीजेपी के एक जदयू के हैं। बहुत उनके वर्किंग सिस्टम बिल्कुल ऐसा रहा है कि पता ही नहीं चलता था। वो चीजें अब इस बार उनके लिए चुनौती की चीज बनी हुई रहेगी। तो ऐसे में उनके काम करने में समस्या रहेगी, जनता की अपेक्षाएं काफी बढ़ी हुई रहेंगी। खुद नीति आयोग के अगर सृष्टि जी बहुत सारे रिपोर्ट्स को देखें तो बिहार अभी भी बहुत सारे चीजों में पिछले पायदान पे है। तो उनको कैसे ऊपर उठाएं, जनता की अपेक्षा को कैसे पूरा करें और ये जो नई राजनीतिक स्थिति आई है उसमें डिलीवरी कैसे दें, ये बड़ी चुनौती है। क्या शराबबंदी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है? क्योंकि उस पर भी फैसला बड़ा गंभीर सवाल पूछा आपने। चूंकि देखिए जब इस मामले में एक तरह से बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उन्होंने कहा है कि शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात होनी चाहिए। जबकि हम लोगों ने चुनाव के दरमियान में देखा है कि जो एनडीए वो काफी आक्रामक थी शराबबंदी के समीक्षा के मुद्दे को लेकर।
तो ये अगर हम लोग बिहार में जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि होम डिलीवरी का मामला काफी ज्यादा वहां पे दिखता है। तो देखिए जो महिलाएं हैं वो महिलाओं से जब बिहार में आप पूछते हैं तो उन्होंने नीतीश कुमार को वोट भी दिया है, लेकिन उनकी अपेक्षा क्या है कि शराबबंदी उसी रूप में लागू हो जैसे कि पहले लागू थी। निशिकांत दुबे जी ने भी, जो बीजेपी के ही नेता है, उन्होंने कहा है कि आप शराबबंदी को लागू भी नहीं कर रहे और राजस्व का भारी नुकसान भी हो रहा है, एक पूरा का पूरा माफिया तंत्र फैल रहा है। तो बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की चीजें सामने में आ रही हैं। तो ये भी एक उनके लिए काफी मुश्किल सा चीज होगा कि शराबबंदी का मामला बिहार में आगे कहां पे जाएगा। ठीक है अनवर जी, माफी के साथ आपके पास आ रही हूं, बहुत कम समय आपको दिया, बहुत संयम से आप सबको सुन रहे थे और कुछ कहना भी चाह रहे थे। जी, अब वो तो कंटेस्ट में भूल गया किस संदर्भ में बात हो रही थी। अब आप नया सवाल करें तो अनवर जी एक आखिरी कमेंट, क्योंकि अब समय भी ज्यादा नहीं बचा है, एक आखिरी कमेंट दे दीजिए। क्या इंटरवीन कर रहा था जी। अनवर जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, एक आखिरी कमेंट सर, विपक्ष कितनी मजबूती के साथ इस बार उतरेगा और क्या क्या आपकी तरफ से चैलेंजेस आप देने वाले हैं सरकार को? भाई नीतीश जी को दो तरफ से चैलेंज का सामना रहेगा। विपक्ष की तरफ तो रहेगा ही, खुद अपने एलआई की तरफ से रहेगा। नीतीश कुमार जी अपनी पोजीशन खुद देख लें। मैं उनको काउंसुलेट कर रहा हूं एज मुख्यमंत्री, बट एज ए कैप्टिव मुख्यमंत्री, केज मुख्यमंत्री, एज ए हेल्पलेस मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आप बार बार यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उपयोग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और वो हेल्पलेस मुख्यमंत्री अब वो बनने जा रहे हैं। अनुज जी एक आखिरी कमेंट आपसे भी जानना चाहूंगी, मजबूत सरकार तो नहीं, कम से कम मजबूत विपक्ष के तौर पर ऐसे कांग्रेस तमाम बिहार लोग में हटा नजर दिए आएगी। गए हैं उनके पास से जो कल नीतीश कुमार की ताकत है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है अनवर जी। अनुज जी, मजबूत सरकार तो नहीं, कम से कम मजबूत विपक्ष के तौर पर नजर आएगी कांग्रेस बिहार में। अनुज जी आवाज मिल रही है आपको? दोबारा संपर्क अनुज जी से करने की कोशिश करेंगे हम। भास्कर जी एक आखिरी कमेंट आप भी दे दीजिए। अब तो मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया है, तमाम मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। देखिए, मैं जो फाइनली मैं जो कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामने एक ही मुद्दा है कि हमने मैनिफेस्टो में जो जो जनता से मैंने वादा किया उस वादा को निभाने के लिए हमारे सारे मंत्रिमंडल 24 घंटा काम करेंगे। आज से ये मंत्रिमंडल एनडीए का मंत्रिमंडल होगा, कोई भाजपा या कोई जेडीयू का मंत्रिमंडल नहीं होगा। जब तक हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग भाजपा या जेडीयू होकर लड़ रहे थे, आज हम लोग एनडीए होके बिहार का सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आने वाला दिन पे बिहार। चलिए ठीक है, उम्मीद जनता भी यही करती है। अनुज जी एक आखिरी कमेंट, मजबूत सरकार तो नहीं, मजबूत विपक्ष के तौर पर तो जरूर अब आप सामने आएंगे इस बार बिहार में। अनुज जी प्रयास रहेगा जिस तरह से हम लोगों ने निश्चित तौर पे देखिए हमारा जो मुद्दे चुनाव में उठाए थे कि रोजगारी की और जो उनको रोजगार देना, नौकरियां देना, ये सरकार पे हमारा दबाव बिल्कुल बना के रखेंगे कि अब ये जो वायदे किए गए हैं जनता को, बेरोजगारों को उनकी रोजगार मिलना चाहिए, सरकारी नौकरियों की भर्ती होनी चाहिए और माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि बिहार से पलायन रुके। वहीं इन लोगों को जो है क्यों नहीं नौकरी के अवसर दिए जाते हैं। जो बिहार की जो सबसे ज्यादा स्तर में गरीबी स्तर की जो है सबसे निचले पायदान पे अगर नीति आयोग कहती है कि सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है, तो क्यों है? बिहार एक संपन्न प्रदेश है, नेचुरल रिसोर्सेज से संपन्न प्रदेश। चलिए अनुज जी, हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष पुरजोर तरीके से इन मुद्दों को उठाएगा और अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो बिहार में एनडीए सरकार का तो गठन हो गया है, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के लिए आगे आने वाले समय में कई चुनौतियां आने वाली हैं। इधर विपक्ष की बात करें, विपक्ष भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में तो नजर आया भी, आगे आने वाले समय में भी मजबूत भूमिका में रहने वाला है। देखने वाली बात होगी बिहार की जनता ने जिस बदलाव के साथ सरकार को चुना है वो बदलाव होता है या नहीं हो पाता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सारा प्रणाम।